कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के बीचों बीच बनी एक अंधेरी कोठरी में बंद हैं। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है, इतना गहरा सन्नाटा कि आपको अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगे। ना कोई अपना है, ना कोई उम्मीद है, और ना ही भागने का कोई रास्ता। हर सुबह कोड़ों से शुरू होती है, दिन भर जानवरों की तरह काम करवाया जाता है, और रात होते ही उसी तंग कोठरी में वापस बंद कर दिया जाता है, जहां हाथ पैर सीधे करने की भी जगह नहीं है। दिन महीने साल बीतते जाते हैं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि धीरे धीरे आपका अपना दिमाग आपका साथ छोड़ने लगता है। ये किसी हॉरर नॉवल की कहानी नहीं है, ये एक असली इंसान की असली कहानी है, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने सिर्फ कैद नहीं किया था, बल्कि उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ देने की कोशिश की थी। उस इंसान का नाम था उल्लासकर दत्त, एक ऐसा युवा जिसने अपने देश की आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और बदले में उसे मिली इतिहास की सबसे भयावह सजाओं में से एक, काला पानी। 16 अप्रैल 1885, बंगाल। उल्लासकर दत्त का जन्म एक पढ़े लिखे घर में हुआ, जहां उनके पिता द्विजदास दत्त लंदन से एग्रीकल्चर की डिग्री लाए थे। बचपन से ही उल्लासकर का इंटरेस्ट किताबों में, एक्सपेरिमेंट्स में और मशीन्स में था। उनका दिमाग एक साइंटिस्ट की तरह सोचता था, हमेशा कुछ नया बनाने में लगा रहता था। प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा में उनका एडमिशन हुआ और लगा कि उनकी जिंदगी एक तय डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। लेकिन एक दिन एक ब्रिटिश प्रोफेसर ने बंगालियों का मजाक उड़ाया, जिस कारण उल्लासकर ने उसे मारा। नतीजन उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन उस दिन उनके अंदर जो आग जली वो बुझी नहीं, बल्कि और भड़क उठी। उसी दौरान 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ और पूरा बंगाल गुस्से से उबल रहा था। उल्लासकर उस गुस्से को सिर्फ फील नहीं करते थे, वो उसे यूज करना चाहते थे। वो जुगंतर या युगांतर पार्टी से जुड़े, जो अनुशीलन समिति से लिंक्ड थी। जुगंतर पार्टी एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जहां उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका साइंटिफिक माइंड इस फाइट में काम आ सकता है। उन्होंने केमिकल्स स्टडी किए, एक्सप्लोसिव्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए, और धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे स्किल्ड बॉम्ब मेकर बन गए। साल 1908, मुजफ्फरपुर। वहां एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट था, किंग्सफोर्ड, जो अपने क्रूर फैसलों और रेवोल्यूशनरीज के प्रति बेरहम रवैये के लिए बदनाम था। जुगंतर पार्टी ने डिसाइड किया कि उसे सजा दी जानी चाहिए, और इस मिशन की जिम्मेदारी 2 युवा क्रांतिकारियों को सौंपी गई, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 30 अप्रैल 1908 की रात जब यूरोपियन क्लब से एक घोड़ा गाड़ी निकली तो दोनों को लगा कि किंग्सफोर्ड उसमें सवार है। उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया, भीषण विस्फोट हुआ। लेकिन किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में था ही नहीं। उसमें 2 ब्रिटिश विमेन थी, जो मौके पर ही मारी गई। पूरे ब्रिटिश एम्पायर में हड़कंप मच गया, रेड्स पड़े, गिरफ्तारियां हुई, और इसी जांच में अंग्रेज उल्लासकर तक पहुंच गए। एक चर्चित अलीपुर बॉम्ब केस में उन्हें फंसाया गया, और लंबी सुनवाई के बाद जज ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। उल्लासकर के साथियों ने उनसे कहा कि तुम अग्रिम कोर्ट में अपील करो, क्योंकि देश को तुम्हारी जरूरत है। उल्लासकर मान गए और फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई। मगर उम्र कैद का मतलब था काला पानी। उस वक्त बहुत लोगों ने सोचा कि कम से कम उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो आगे होने वाला था, उसके सामने फांसी शायद ज्यादा आसान होती। जब जहाज अंडमान की तरफ बढ़ रहा था, हर गुजरते दिन के साथ सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था। बंगाल की गलियां, पिता का चेहरा, दोस्तों की आवाजें, सब कुछ। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था, और सामने एक ऐसा फ्यूचर जिसमें उम्मीद की कोई जगह नहीं थी। जब अंडमान दिखा तो वो आइलैंड नहीं लगा, वो एक बंद दरवाजा लगा जो सिर्फ एक तरफ से खुलता था। सेल्यूलर जेल को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया था। वहां 7 विंग्स थी जो एक सेंट्रल टावर से निकलती थी, और उस टावर से एक अकेला गार्ड पूरी जेल देख सकता था। हर कैदी हमेशा देखा जाता था, लेकिन कैदी खुद किसी को नहीं देख सकता था। यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन था। अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसी जगह बनाई थी जहां इंसान का दिमाग धीरे धीरे खुद से लड़ने लगे। सेल्यूलर जेल में उल्लासकर की कोठरी सिर्फ 6 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी थी। उनके पास सोने के लिए सिर्फ एक वुडन प्लैंक, एक एल्यूमिनियम प्लेट खाने के लिए, और एक पॉट बाकी सबके लिए था। दरवाजा बंद हुआ और उल्लासकर ने पहली बार सीरियसली फील किया
कि अकेलापन एक फीलिंग नहीं होती, ये एक वजन की तरह होता है जो हर घंटे थोड़ा और भारी होता जाता है। यहां कोई किसी से बात नहीं कर सकता था, कोई किसी को देख नहीं सकता था, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि इंसान को तोड़ना है तो उसे उसके अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दो, वो खुद टूटने लगेगा। कैदियों से तरह तरह की मजदूरी कराई जाती थी। उल्लासकर को हर सुबह तेल का कोल्हू चलाने का काम दिया गया, जिसके लिए भारी लकड़ी का पहिया कंधे पर रखो और घंटों तक बस घूमते रहो, बिल्कुल बैलों की तरह। उस समय वहां एक जेलर था, डेविड बैरी, जिसके नाम से कैदी कांपते थे। एक दिन उसने उल्लासकर को ऑर्डर दिया कि 3 लीटर तेल निकालो। उल्लासकर जानते थे कि यह पॉसिबल नहीं है, एक बैल भी दिन भर में 2 लीटर तेल नहीं निकाल सकता, तो उन्होंने मना किया। इस बात पर उस दिन पहले उन्हें बेरहमी से पीटा गया, फिर उनके हाथ छत में ठुकी हुई कील से ऊपर बांध दिए गए और पांव नीचे जमीन से। इस हालत में वो ठीक से ना खड़े रहे, ना हिल सके, ना बैठ सके और ना ही लेट सके। ये सब पूरे 3 दिन चला। जब उन्हें खोला गया तो वो गिर पड़े, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था। उस दौर में इलेक्ट्रिक शॉक्स टॉर्चर का नया वेपन था और उल्लासकर को वो शॉक्स दिए गए। वो 3 दिन से ज्यादा अनकॉन्शियस रहे। एक और काम था जो कैदियों को दिया जाता था, नारियल के कठोर रेशों से रस्सियां बनाना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन घंटों तक उन कठोर रेशों को हाथों से घिसते रहो तो हथेलियों की चमड़ी उतर जाती थी, घाव बन जाते थे और उन खुले घावों पर समुद्र की नमक भरी हवा लगातार लगती रहती थी। दर्द असहनीय हो जाता था, लेकिन काम रुक नहीं सकता था, क्योंकि रुकने पर कोड़े पड़ते थे, थकने पर जंजीरें लगती थी और विरोध करने पर कई दिनों तक खाना बंद कर दिया जाता था। फिजिकल पेन एक वक्त के बाद रुक जाता है, लेकिन अकेलापन कभी नहीं रुकता। हफ्ते बीते, महीने बीते, साल बीते, लेकिन कोठरी वही रही, दीवारें वही रहीं और सन्नाटा वही रहा। धीरे धीरे उल्लासकर को लगने लगा जैसे कोई आवाजें आ रही हैं जो एक्चुअली वहां थी नहीं। नींद आती तो सपनों में भी वही अंधेरा होता था और उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ने लगा। जेल के अंदर असंतोष भी बढ़ रहा था। कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स खुलकर विरोध करने लगे थे, बेहतर ट्रीटमेंट की मांग कर रहे थे और हंगर स्ट्राइक्स हो रही थी। 1933 की पहली हंगर स्ट्राइक में अंग्रेजों ने आयरन रॉड से कैदियों को पीटा और फोर्स फीडिंग की, जिसमें कई कैदियों की मौत हो गई। लेकिन उल्लासकर इस सब में शामिल होने की हालत में नहीं थे, क्योंकि वो अपने ही दिमाग से लड़ रहे थे। एक रात उन्होंने खुद को हर्ट करने की कोशिश की। वो इंसान जिसने कभी बम बनाए थे अंग्रेजों को डराने के लिए, जो कोर्ट में फांसी की सजा सुनकर भी नहीं कांपा था, अब उस अंधेरी कोठरी में खुद अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। सावरकर, जो उसी जेल में थे, उन्होंने वो आवाज सुनी जब उल्लासकर को उनकी सेल से घसीटकर ल्यूनेटिक वार्ड की तरफ ले जाया जा रहा था, चीखते हुए। अंग्रेजों ने रिकॉर्ड्स में लिखा कि उनकी कंडीशन मलेरियल इन्फेक्शन की वजह से है। जो अत्याचार उन्होंने किया था वो कहीं नहीं लिखा था। उल्लासकर के पिता ने वाइसरॉय को अपने बेटे के लिए कई लेटर लिखे। 8 लेटर्स के बाद एक लाइन का जवाब आया, मरीज की कंडीशन ठीक है, बस इतना। लेकिन विडंबना देखिए, उल्लासकर टूटे जरूर थे, मगर उनकी कहानी नहीं टूटी, उनका बलिदान नहीं टूटा, उनकी प्रेरणा नहीं टूटी। इसी दौरान भारत में आजादी की लड़ाई और तेज हो रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन उठ रहे थे। नई पीढ़ी के क्रांतिकारी सामने आ रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर का नाम गूंजने लगा था। महात्मा गांधी जन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे। भारत बदल रहा था। लेकिन अंडमान की उन दीवारों के पीछे बैठे कैदियों को इसकी खबर बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वे दुनिया से कट चुके थे। फिर भी उन्हें विश्वास था कि संघर्ष जारी है और एक दिन ये संघर्ष सफल होगा। 1920 में उल्लासकर को रिहा किया गया और वो कोलकाता लौटे। लेकिन जो लौटा वो काला पानी जाने से पहले वाला इंसान नहीं था। वो ब्राइट, क्यूरियस, बॉम्ब बनाने वाला उल्लासकर काला पानी की किसी दीवार में कहीं खो गया था। इंडिया 1947 में आजाद हुआ। उल्लासकर अपने गांव लौट गए और 10 साल अकेले गुजारे। फिर 1957 में कोलकाता आए और तब जिंदगी में एक चीज हुई जो शायद उन्हें वापस जमीन से जोड़ गई। उन्होंने बिपिन चंद्रपाल की बेटी लीला से शादी की, जिसने कभी अलीपुर जेल में उनसे मिलकर कहा था कि वो उनका इंतजार करेगी। वो उनके लिए दशकों तक रुकी,
लेकिन अब वो बूढ़ी थी, फिजिकली चैलेंज थी और विधवा भी, लेकिन उन्होंने वादा निभाया था। 17 मई 1965 को सिलचर में उल्लासकर दत्त की मौत हुई। काला पानी में अंग्रेज चाहते थे कि उल्लासकर एक एग्जाम्पल बने कि लोग देखें और डरें, लेकिन जो हुआ वो उल्टा था। उल्लासकर दत्त उन भूले बिसरे नायकों में से एक है जिन्हें इतिहास की किताबों में शायद उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन जिनका बलिदान भारत की आजादी की नींव में हमेशा मौजूद रहेगा। वो एक ऐसे इंसान थे जिनका शरीर तोड़ा जा सका, जिनकी जवानी छीनी जा सकी, जिनका मेंटल बैलेंस बिगाड़ा जा सका, लेकिन जिस आग के लिए वो लड़े थे उसे कोई जेल, कोई टॉर्चर और कोई अंधेरी कोठरी कभी नहीं बुझा पाई। सेल्यूलर जेल की दीवारें आज भी अंडमान में खड़ी हैं और उन दीवारों पर आज भी जैसे उन सभी इंसानों की आवाजें गूंजती हैं जिन्होंने बिना किसी हेडलाइन के, बिना किसी अवार्ड के अपना सब कुछ दे दिया। उन्हीं आवाजों में एक आवाज उल्लासकर दत्त की भी है। अगर आपको उल्लासकर की ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही हिस्ट्री के अनसुने चैप्टर्स, मिस्टीरियस इवेंट्स और इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें कि अगली बार आप किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व या घटना की कहानी सुनना चाहेंगे। और अगर अभी तक आपने डेली जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इतिहास की ऐसी रोचक और अनकही कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं एक और रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।